हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना एमपीपीएनएसटी के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं ना, तो इसमें इसके क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए है कि भाई बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार बढ़ रही, जनन स्वास्थ्य चैप्टर चल रहा अपना। जनसंख्या वृद्धि होते जा रही, इसको रोकने के लिए क्या करें? तो अपन ने बोले थे कि हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर लो, गर्भ निरोधक का उपयोग कर लो। ठीक, तो आज अपन गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही पढ़ने वाले हैं। गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, देखिए जो गर्भ निरोधक होते हैं वो होने कैसे चाहिए? मतलब एक कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसके जो कह दें अपन की जो इम्पोर्टेंट लक्षण है उसके, है ना, कि वो क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जो यूज कर रहा है उसके हित में होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, है ना। तो कैसा होना चाहिए? प्रयोगकर्ता के हित में होना चाहिए, के हित में होना चाहिए, और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड है जिनके जरिए अपन प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक, तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की भाई उसको कैसा होना चाहिए? सस्ता तो होना ही चाहिए ना। महंगा होगा तो कौन खरीदेगा? आम आदमी नहीं खरीद पाएगा, ज्यादा महंगा करोड़ों का तो ही ना होगा। ठीक, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जो कोई ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं इनके कोई भी अनुषंगी प्रभाव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किए थे, जैसे कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद भी प्रेग्नेंट हो गए, है ना। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है इनके कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होने चाहिए, अनुषंगी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, इनका कोई दुष्प्रभाव ना हो, दुष्प्रभाव नहीं, या तो नहीं हो दुष्प्रभाव, या हो भी तो कम हो, या कम हो। ठीक, साथ ही जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है कह दो अपन, है ना, उसकी कामेच्छा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव इसको नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल तो कर लिए और वो तुमको चुभ रहा है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये उपयोगकर्ता की कामेच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए, उपयोगकर्ता की कामेच्छा कह दे या प्रेरणा कह दो, मैथुन, प्रेरणा एवं मैथुन कॉपुलेशन में बाधक नहीं होना चाहिए। बाधक का मतलब है कि हाँ वही, जैसे कि चुभना हमने तुमको बताया ना, कि ऐसा नहीं कि चुभ रहा है भाई तो कौन इस्तेमाल करेगा इसको, है ना। तो इन सब चीजों को वो प्रभावित ना करे, ये एक अच्छे गर्भ निरोधक के क्या है? लक्षण है। अच्छा गर्भ निरोधक ऐसा होना चाहिए। ठीक, प्रेगनेंसी का खतरा जिसमें कम हो, मतलब कि कम अनुषंगी प्रभाव हो या नहीं ही हो, और दुष्प्रभाव इसके ना हो या कम हो। ठीक, अब देखिए
यदि अपन गर्भ निरोधक की बात करें तो कई सारे गर्भ निरोधक है। तो देखते हैं कि जो गर्भ निरोधक विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली हो जाती है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, इसी को अपन हिंदी में क्या प्राकृतिक विधि कह दोगे या परंपरागत विधि। इस विधि के लिए जो तुम्हारा ज्ञान है, नॉलेज, वही काम करेगा। ठीक। सेकंड आ जाती है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड या इसी को रोध विधि भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक बीच में बैरियर होता है ना। रोध, जैसे बीच में एक दीवार खड़ी कर दो तो यहाँ से स्पर्म वेजाइना तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये रोध विधि हो जाती है। अगली विधि हो जाती है अपनी गर्भ निरोधक विधि, वो है आईयूडीज। आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसके अंतर्गत अपन 3 आईयूडीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक है हार्मोन रहित, एक है औषधि रहित, दूसरी है कॉपर मोचक और तीसरी होती है हार्मोनल। और फिर आ जाता है आईयूडी के बाद केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में ना अपन एक तो पढ़ेंगे कि भाई इसमें पिल्स आ जाएंगी। पिल्स के द्वारा मतलब इसके टाइप्स बस अलग अलग हो जाएंगे। पिल्स के द्वारा तुम यूज कर रहे हो है ना, या तो फिर तुम टीका के रूप में ले रहे हो इसको, या अंतर रोप के रूप में यूज कर सकते हैं, अंतर रोप के रूप में। तो इसके प्रकार अलग अलग है, तो वही आ जाएगी काय में केमिकल मेथड में। ठीक। फिर अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव, अगली कौन सी है, जो कि परमानेंट है, शल्य चिकित्सा या सर्जिकल मेथड कह दोगे। शल्य चिकित्सा यह हो जाएगा सर्जिकल मेथड। और जो सर्जिकल मेथड होता है उसमें आ जाते हैं अपना ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। जो सर्जिकल मेथड है उसमें कौन आ जाते हैं? फीमेल के लिए जो यूज होती है वो है ट्यूबेक्टोमी, और जो मेल के लिए यूज होती है वो क्या है? वेसेक्टोमी। इनको पढ़ेंगे। और ये जो होती है ना शल्य चिकित्सा, ये होती है परमानेंट। ठीक। कैसी होती है ये? परमानेंट होती है। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। आज अपन प्राकृतिक या परंपरागत मेथड मतलब कि नेचुरल मेथड को पढ़ लेंगे और बैरियर को पढ़ लेंगे। आईयूडी, केमिकल और शल्य चिकित्सा को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम गर्भ निरोधक की नेचुरल मेथड को समझते हैं। जो नेचुरल मेथड है उसमें पहली बात तो नेचुरल है, तो नेचुरल के कोई साइड इफेक्ट तो होंगे नहीं, मतलब कि इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? इनके कोई भी दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होते। कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा जो नॉलेज है वो काम करेगा। जैसे अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ के आया है, क्या पढ़ा अपने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, तो वहां का जो पूरा नॉलेज है ना, उस नॉलेज को यहाँ तुमको यूज करना, यहाँ अप्लाई करना सीखना है कि उसको यूज कैसे करोगे तुम नेचुरल मेथड में। ठीक। तो नेचुरल मेथड में बस बात ये है बेटा कि तुम्हारा यहाँ पर नॉलेज काम करेगा। ठीक। चलो समझते हैं। पहली नेचुरल मेथड है बाह्य स्खलन, या कह दोगे विथड्रॉल मेथड
या कॉइटस इंटरप्शन कह देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मेल होता है वो इजैकुलेशन से पहले अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना से बाहर कर देता है। ठीक, फीमेल की वेजाइना से बाहर कर देगा तो एक्सटर्नल भाग में क्या होगा, स्खलन या वीर्य सेचन की प्रक्रिया कहाँ हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। मतलब कि ये कॉपुलेशन की प्रक्रिया हुई, ये जो बनाए हमने ये क्या है, पेनिस है ना, ये है पेनिस। तो क्या होगा कि ये मैथुन की प्रक्रिया हुई, कॉपुलेशन की प्रक्रिया हुई, लेकिन जैसे ही जो वीर्य है, सीमन है, वो बाहर निकलने वाला होता है, उससे पहले जो मेल होता है वो अपने पेनिस को बाहर कर देता है किसी एक्सटर्नल भाग में। जैसे देखो यहाँ कर दिया बाहर, तो बाहर वीर्य सेचन हो जाएगा, है ना, कि भाई स्खलन कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। नाम से समझ में आ रहा है बाहर स्खलन का मतलब स्खलन की प्रक्रिया कहाँ होगी, बाहर होगी, जिसके कारण ये जो लिक्विड है कह दो, जिसको अपन सीमेन कह देते हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं गया, है ना, अंदर नहीं जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन इसके ना थोड़े से जो होता है भाई कि तुम 100% किसी भी चीज में श्योर नहीं हो सकते, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक बार कॉपुलेशन की प्रक्रिया हुई और उसी टाइम में जो सेकंड है वो सेकंड टाइम फिर से हुआ, है ना। तो सेकंड टाइम में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब हुआ ना तो यहाँ पर क्या है, ये यूरिथ्रा है, तो यूरिथ्रा में जो स्पर्म थे वो फंसे हुए थे। अब पहले देखो कहते हैं अपन कि मैथुन की प्रक्रिया में जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि रहती है वो क्या काम करती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये क्या करती है कि स्नेहक के लिए कुछ पदार्थ रिलीज करती है, तो उस फ्लूइड के साथ ही ना ये स्पर्म भी बाहर आ जाते हैं और इनसे भी तो प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ, तुम बोलोगी प्रेगनेंसी की चांस तो है ही नहीं, क्योंकि स्पर्म में तो देखो करोड़ों में हो, 20 से 30 करोड़ रिलीज होते हैं, उनमें से सिर्फ 200 ही पहुंच पाते हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जो वेजाइना है ना, मतलब कि यहाँ वेजाइनल फ्लूइड जो स्पर्म को मार देता था वो नहीं मार रहा है, तब तो फिर भाई हो सकता है ना। तो कुछ चांस होते हैं कुछ परसेंट की तब भी प्रेगनेंसी हो जाए, है ना। या इस तरीके से कि ये सब पूरा जो है बाह्य स्खलन वो डिपेंड करता है एक मेल पर, फीमेल पर ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो करना है वो मेल को करना है, तो भाई उसको पता ही ना चले और जो स्पर्म है उसका सीमन है उसकी कुछ मात्रा चली जाए, है ना। तो कह सकते हो कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है ना। लेकिन ये क्या है, बाह्य स्खलन या कॉइटस इंटरप्शन में किसी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं हुआ, तो ये सेफ है। क्लियर हो गया, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। अब देखो आ जाता है लय विधि। लय विधि तो पूरी ही नॉलेज है, तुमको इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉलेज होना चाहिए। अपन ने क्या पढ़े थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अपन ने पढ़े थे कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो हर टाइम ओवम रिलीज नहीं करती, वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कौन से दिन, 14वें दिन ही ओवम रिलीज करती है। मतलब एक महीने में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आएगा जबकि हाँ उस दिन एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक, अब जैसे साइकिल जो है अपन ने देखी कि 14वें दिन क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। तो इस 14वें दिन ओवुलेशन, बात ऐसी है समझना अच्छे से, है ना। ये पहला दिन है जबकि अपना जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हुई। ठीक, इधर आ गए अपन, ये 28वां दिन है, यहाँ पर हो गया ये 14वां दिन है, यहाँ पर ओवुलेशन हुआ है। ठीक, हमने आपको बताए थे ये वाले जो दिन होते हैं पहले से लेके 14 तक, ये आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब ऐसा कि हो सकता है ये एक हफ्ते में ही, एक हफ्ते का ही समय रहा, है ना, हो सकते है 2-4 दिन में ही। जो फॉलिकुलर फेस होता है ना उसका टाइम एकदम परफेक्ट नहीं होता, कभी वो 10 दिन का भी हो सकता है, 8 दिन का भी हो सकता है।
लेकिन ये पीछे वाला जो टाइम होता है वो परफेक्ट होता है कि भाई ओवुलेशन के बाद परफेक्ट टाइम है कि 7 दिन तक कार्पस ल्यूटियम रहेगी ही रहेगी, फिर 7 दिन तक वो नष्ट होगी ही होगी, तो ये परफेक्ट है ना। तो कह दे अपन कि पीछे से 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक, अब सुनो, यदि 14वें दिन ओवुलेशन हुआ है तो उससे थोड़े आगे आ जाओ, जैसे कि हो सकता है कि पहले ही फॉलिकल्स बन गई हो तो यही ओवुलेशन हो जाए, तो इससे थोड़े और आगे आ जाओ, 13, 12, 11 और 10 में। ठीक, और इसके थोड़े और पीछे चले जाओ, 15, 16, 17 में। ठीक, तो अपन मान सकते हैं कि यदि अपन 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक, है ना, 10 से 17वें दिन तक जो कॉपुलेशन की प्रक्रिया है वो ना हो, मैथुन की प्रक्रिया ना हो, तब जो महिला है उसके प्रेगनेंसी के चांस कम ही हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये वो पीरियड अपन ने मान लिए जबकि हाँ महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना है। कैसे देखना, 14वें दिन ओवुलेशन हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि यही 14वां दिन हो हर टाइम, क्योंकि जो साइकिल आते हैं ना वो 2-3 दिन आगे पीछे आ जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये जो 14वां दिन है वो थोड़ा इधर भी हो सकता है और थोड़ा इधर भी हो सकता है, 2-3 दिन का आगे पीछे बताया हमने साइकिल चल हो जाता है ना। तो भाई तो अपन ऐसा करें ना कि ये 14वें दिन के 3-4 दिन इधर आ जाओ और 3 दिन इधर आ जाओ, तो क्या हो गया, 10वें से लेके 17वें दिन के बीच मैथुन को रोक देना, ना करना। ठीक, और इसके बाद जो अपन ने 17 से लेके 28वां दिन है ये सेफ है, पहले से लेके 10वां दिन है ये सेफ है, क्योंकि यहाँ पर मैथुन की प्रक्रिया होगी भी तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं है। तो इस तरीके से अपन अपने दिमाग का मतलब नॉलेज का यूज करके प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब अपन चलते हैं कहाँ, स्तनपान अनार्तव मतलब कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में। ठीक, जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है इसमें क्या होता है कि ये ना हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी मम्मी बनी है, लोग जो माँ जो है वो अभी अभी ही मम्मी बनी है उसके लिए है। और कितने बच्चे पैदा करेगी, वो 2 ही करेगी ना ज्यादा से ज्यादा, तो भाई कि हर टाइम ये तो नहीं काम करेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है फिर उसका बेबी होगा, है ना, तो प्रसव के बाद मतलब कि जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 6 मंथ बच्चा माँ के दुग्ध से पूर्ण पोषण लेता है, पूर्ण पोषण लेता है ना। पूर्ण पोषण लेने का मतलब ये है कि बाहर से तुम बच्चे को पानी भी नहीं पिला रहे हो और ना ही कुछ खिला रहे हो, तो वो है पूर्ण पोषण। तो जब माँ के दुग्ध से ही बच्चा पूर्ण पोषण ले रहा है तब क्या होता है, बात ऐसा है कि अपन ने पढ़े थे प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या पढ़े थे अपन ने, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि क्या करता है कि मिल्क को बनाने का काम करता है, निर्माण का काम करता है। तो जब पूर्ण पोषण एक बच्चा माँ के दुग्ध से ले रहा है तो माँ की बॉडी में कौन से हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन अधिक होने के कारण LH हार्मोन और FSH हार्मोन का लेवल क्या रहेगा, कम, या ये रिलीज नहीं होंगे समझो। और ये नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फॉलिकल्स तो ग्रो नहीं करेंगे, तो ना ही ओवुलेशन होगा, ना ही एंडोमेट्रियम बनेगी और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो जब कि एक कोई फीमेल है जो अभी अभी माँ बनी है तो 6 महीने तक
जब वो की पूर्ण तरीके से पोषण दे रही है अपने मिल्क से ही बच्चे को, तो क्या होता है कि उस टाइम उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही नहीं है, रुक जाते हैं। ठीक, तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है जिसको स्तनपान अनार्तव कहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ होगी? बात ऐसी है भाई कि हाँ, लैक्टेशनल एमेनोरिया ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी तुमने देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों के बीच में 1-1 साल का गैप होता है, बस 1.5 साल का गैप होता है बस। तो कोई माँ जानबूझ के थोड़ी ना 1.5 साल का गैप करवाएगी, धोखे से हो जाता है। धोखे से कैसे देखना, धोखा वो यही है, लैक्टेशनल एमेनोरिया ना धोखा दे देता है। क्योंकि तुमको पता है कि जो कि भाई ओवुलेशन 14वें दिन होना है, ओवुलेशन हुआ, फिर देखो जैसे ये चल रहा है, ये यहां से समझाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, लिख के समझाओ तो ज्यादा क्लियर होता है शायद। यहां से स्टार्ट हो गया कि अब प्रोलैक्टिन का लेवल थोड़ा कम हुआ, समझो अब LH और FSH रिलीज होने लगे बॉडी में, है ना। तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं आएगा, पहले फॉलिकल ग्रो करेंगे, फॉलिकल ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक। फिर ओवुलेशन होगा, कौन से दिन? 14वें दिन। उसके बाद फिर महिला में 28वां दिन कंप्लीट, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद साइकिल आएगा, इसके बाद आर्तव अवस्था आएगी जिसमें कि ब्लीडिंग होगी, ठीक। तो भाई इसके जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बीच में ही ओवुलेशन हो गया, जो स्तनपान अनार्तव है उसके बीच में ही कभी ओवुलेशन हो गया, और महिला को तो ऐसा लग रहा है कि अभी उसके साइकिल नहीं आएंगे, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ऐसा होता है यहाँ पर, है ना, कि देखो उसके साइकिल तो तब आते हैं जबकि ओवुलेशन होगा, उसके बाद ही आएंगे। तो अभी तक साइकिल नहीं आए हैं, तो उसको यही लग रहा है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया के कारण उसके साइकिल नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन बीच में ही वो यहाँ पर जब ओवुलेशन हुआ वो तभी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ये साइकिल तो आएगा ही नहीं फिर, और वो महिला प्रेग्नेंट है, तो इसलिए ना पता नहीं चल पाता है। तो इस कारण से इसमें बहुत सारे क्या होते हैं भाई कि धोखे से हो जाते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा इसको सेफ नहीं मान सकते अपन। क्लियर हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? तो अब अपन पढ़ लेते हैं क्या बैरियर मेथड के बारे में, है ना। ठीक, चलो। तो बच्चे, गर्भ निरोधक की अपनी अगली विधि है बैरियर मेथड, बैरियर या कह दो रोध विधि, है ना। इसमें बीच में एक रोधक लगा होगा, जैसे हमने बोले कि दीवार खड़ी कर दो, इधर को कोई मटेरियल इधर नहीं जा पाएगा, वो है। देखो जो बैरियर्स होते हैं वो मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल्स भी यूज कर सकती है ना। और बात ऐसी है कि फीमेल्स के लिए ज्यादा है और मेल्स के लिए कम है, और मेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक। जो मेल होते हैं उनके लिए है कॉन्डम, ठीक। क्या है उनके लिए? कॉन्डम है। मेल के लिए होता है कॉन्डम जो रबर या लेटेक्स से बना होता है। ये जो कॉन्डम होते हैं वो कैसे बने होते हैं? ये बने होते हैं रबर से या लेटेक्स से बने होते हैं, ठीक। रबर या लेटेक्स से ये बने होते हैं। होते कैसे हैं? तो आई होप कि आपको ये दिखता होगा डायग्राम। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जो मेल है वो
मैथुन क्रिया से पहले अपने पेनिस में इसको क्या कर लेता है, पेनिस को इससे कवर कर लेता है ना। जैसे ये पेनिस है और इनने इस निरोध या कॉन्डम से इसको इस तरीके से कवर कर लिया है, ये ठीक। ये होता है क्या, कॉन्डम। क्लियर हो गया, काय से बना होता है ये, रबर से बना होता है या लेटेक्स से बना होता है। ओके, अब देखो बात ऐसी है कि ये जो कॉन्डम होते हैं ना, इनके कारण काम कैसे करेंगे ये, तो काम ऐसे करेंगे, ये फीमेल का अपन को पूरा तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम तुमको बस इतना दिखा दें कि हाँ समझ गए, ये वाला भाग बेजाइना, ठीक, और ये पेनिस है। क्लियर हो गया। ये जो है वो कॉन्डम है जो कि लेटेक्स या रबर से बना हुआ है। तो इस फीमेल इंजेक्ट करने से पहले जो मेल है उसने किसका इस्तेमाल किया, कॉन्डम का, ठीक। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेल का पेनिस कहीं भी फीमेल के बेजाइना से डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, ठीक। इसका मतलब है कि यदि मेल को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो इसका कोई भी भाग इस फीमेल से टच नहीं हो रहा है, तो उस तक वो रोग फैलेगा ही नहीं। तो ये जो कॉन्डम्स होते हैं ना, वो एसटीडीज से प्रोटेक्ट करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्शन करते हैं, से प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर हो गया। मतलब निरोध एक काम तो ये भी कर रहा है कि प्रेगनेंसी को रोक रहा है। प्रेगनेंसी को कैसे रोकेगा, तो बात ऐसी है कि जब इसके स्पर्म बाहर स्खलित होंगे तो वो इस कॉन्डम के अंदर ही रह जाएंगे, फीमेल के भाग तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक। नहीं पहुंचेंगे तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत सस्ते भी होंगे, है ना। और अब चलते हैं अपन किसमें, फीमेल कॉन्डम में। फीमेल कॉन्डम बता देंगे, देखो कॉन्डम मेल वाले भी होते हैं, फीमेल वाले भी होते हैं, तो फिर दोनों के बारे में कुछ नई बातें बताएंगे। देखो अगला होता है क्या, फीमेल कॉन्डम, जिसको अपन फेमिडम भी कह सकते हैं, फेमिडम, ठीक। फेमिडम जो होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे कि एक साइड इस तरीके से होगा इसमें और दूसरे साइड खुला होगा, एक साइड बंद होगा और दूसरे साइड खुला होगा। ऐसे समझो इधर साइड बॉल्ट है ना, जो कि पैक है, और इधर साइड से ये पूरा खुला हुआ है, ओपन है यहाँ से, ठीक, और यहाँ से ओपन नहीं है ये, है ना। क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जो फीमेल होती है वो इसको अपने वेजाइना में इंजेक्ट कर लेती है, ये फीमेल की वेजाइना, ठीक। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इस फेमिडम को क्या कर लेगी, इंजेक्ट कर देगी। अब क्या होगा कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मतलब कि मैथुन की क्रिया होगी, तो जो मेल का पेनिस है वो फीमेल के वेजाइना से कहीं भी टच नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके द्वारा भी एसटीडी से प्रोटेक्शन होगा, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं ये, है ना। और अगली बात
कि जो मेल का जो भी स्पर्म होगा वो फीमेल की गर्भाशय तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक, मतलब कि कहीं से भी नहीं गया ना, तो इसलिए प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी, मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो ये भी एसटीडी से प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी एसटीडी से प्रोटेक्शन दे रहा है ना। ठीक, हमने बोले कि फीमेल खुद इसको यूज करेगी, तो मतलब इसको खुद ही यूज कर सकते हैं। कॉन्डम्स को भी, मेल कॉन्डम्स को भी खुद यूज कर सकते हैं, फीमेल कॉन्डम को भी खुद ही यूज कर सकते हैं। मतलब इसको इंजेक्ट कराने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं होती है। और इनके बारे में स्पेशल बात जो बताने वाले थे कि भाई इनको सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, यूज ओनली वन टाइम। ये भी वन टाइम ही यूज होगा और ये भी वन टाइम ही यूज होगा, मतलब कि एक बार यूज करो और फेंक दो। ठीक, ये होता है। अब मेल के लिए तो एक ही है कॉन्डम, फीमेल के पास इस फेमिडम के अलावा भी और ऑप्शन है, जैसे डायाफ्राम, गर्भाशयी ग्रीवा कैप, गर्भाशयी ग्रीवा कैप, वॉल्ट। ठीक, ये तीन और है फीमेल के पास ऑप्शन। ये क्या होते हैं, तो ये ना इनकी हल्की सी संरचना बस अलग होगी, बाकी ये सब एक जैसे ही होंगे। बताते हैं कैसे। कि ये फीमेल का ग्रीवा भाग है। अब देखो भाई बात ऐसी है कि तुमको हमने इतना सब कुछ पढ़ाया है और तुमने यदि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा तो गलती किसकी है? आपकी खुद की है। तो वहां का नॉलेज कम पड़ रहा है यहाँ, कि तुमको ये नहीं पता कि ये यूट्रस है, ये बेजाइना है, ये ग्रीवा है। तो पढ़ो जाके जल्दी से, प्लेलिस्ट में है पूरा चैप्टर। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये कौन सा भाग है? ये है ग्रीवा। ओके, क्या है ये? ग्रीवा है। सर्विक्स, अब इस सर्विक्स में एक टोपी जैसी संरचना ऐसे पहना दो इस तरीके से, है ना। मतलब कि एक इसको कह, इस तरीके के ही होते हैं ये डायफ्राम, गर्भाशयी केप और वॉल्ट। डायफ्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, इससे बनाते हैं ज्यादा क्लियर दिखेगा। ऐसा होगा, इसको ग्रीवा में फिट कर देती है। जो फीमेल होती है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इसको ग्रीवा में फिट कर देगी, तो क्या होगा कि स्पर्म आएंगे तो वो इधर ही रह जाएंगे, इधर अंदर तो नहीं जाएंगे, है ना, गर्भाशय में नहीं पहुंचेंगे वो। और अगला होता है गर्भाशयी कैप। तो गर्भाशयी कैप भी वैसी ही होती है, गर्भाशयी ग्रीवा कैप भी, बस इनकी ना हल्की सी संरचना अलग है। देखो इसको गोल बनाए हैं, इसको नहीं बनाए गोल। और बॉल्ट भी वैसे ही होते हैं इस तरीके के, समझो। ठीक, तो तीनों को अपन कहाँ फिट करेंगे? एक साथ नहीं, कोई एक ही विधि एक बार में अपनाओगे ना, सारी तो कोई अपनाएगा नहीं। तो जैसे डायफ्राम को यूज कर रहा है कोई व्यक्ति, डायफ्राम को यूज किया जा रहा है, व्यक्ति नहीं महिला ही करेगी, यूज किया जा रहा है तो वो कहाँ? ग्रीवा में ही फिट करेंगे। यदि गर्भाशयी कैप को भी यूज किया जा रहा है तो उसको भी ग्रीवा में ही फिट करेंगे, और वॉल्ट को यूज किया जा रहा है तो उसको भी ग्रीवा में ही फिट करेंगे। लेकिन बेटा बात ऐसी है कि
इनको फिट करने के बाद भी ना इसके आइट साइड से कहीं से स्पर्म अंदर जा सकता है। तो इसके लिए इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम का यूज किया जाता है, मतलब स्पर्म को नष्ट करने वाली क्रीम है ना, स्पर्म की क्रिया को शुक्राणु नाशक कह दो। इनके साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेल या जेली कह लो, जेली या एवं ही लिख देते, एवं फॉर्म का यूज किया जाता है ठीक। एक चीज और सुनो इसके इनके बारे में। अपन ने देखे थे कि कॉन्डम, जो मेल कॉन्डम है और जो फीमेल कॉन्डम है, उनको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डायफ्राम, गर्भाशय कैप और वॉल्ट है, इनको धुल के फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये रीयूज कर सकते हैं, इनको पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? इतना है इसके बारे में, जल्दी से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों यहाँ पर एक चीज और है कि जो हमने क्या बताया आपको कि जो कॉन्डम होते हैं वो रबर लेटेक्स से बने होते हैं, और जो डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा कैप और वॉल्ट जो होते हैं, है ना, ये भी काय से बने होते हैं, ये भी रबर से बने होते हैं। काय से बने होते हैं? ये रबर से बने होते हैं। क्लियर हो गया? यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरीके से आपको मेरे साथ बायोलॉजी को पढ़ना है तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।